देश में बीजेपी का फुटप्रिंट बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की नजर अब दक्षिण भारत पर है। इस कड़ी में तेलंगाना उनका अगला लक्ष्य है। क्या ऑपरेशन महाराष्ट्र के बाद अब ऑपरेशन तेलंगाना में भी बीजेपी को सफलता मिलेगी? तेलंगाना को एक प्रोग्रेसिव और ईमानदार सरकार की जरूरत है। ये सरकार केवल भाजपा ही दे सकती है। The people, culture and language of the state are outstanding. Tamil Annam Pothinile Imba Tenamantu Paitu Kadinile. हमारा संघर्ष रंग ला रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना फतह करने के इरादे से हैदराबाद पहुंच चुके हैं। हैदराबाद में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक 18 साल बाद करने के पीछे मकसद बड़ा है। मकसद है बीजेपी का मिशन साउथ। उत्तर भारत में कब्जा जमाने के बाद बीजेपी दक्षिण भारत पर भी कब्जे का इरादा रखती है, लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं है। इसी राह को आसान बनाने के लिए बीजेपी के नेता हैदराबाद में इकट्ठा हुए हैं। राजनीतिक प्रस्ताव में बीजेपी किस तरह से आने वाले समय में अपने विस्तार को बूस्ट करेगी, उसके यहाँ पर इसमें बातें की जाएंगी। इसके अलावा पिछले एक साल के भीतर जो चुनाव हुए हैं उसमें कहां बीजेपी ने स्थानीय निकाय से लेकर राज्यों में जीत हासिल की है, उसकी बात की जाएगी। और आगे आने वाले समय में बीजेपी दक्षिण के राज्यों में किस तरह से अपना परचम लहराएगी, उसका एक रोड मैप रखा जाएगा। महाराष्ट्र में सत्ता में आने के बाद बीजेपी और बीजेपी गठबंधन वाली सरकारों का अब देश के 18 राज्यों पर कब्जा हो गया है। इन राज्यों में देश की 59% आबादी रहती है। इस मैप में पूर्वोत्तर हो या उत्तर भारत हो या फिर पश्चिमी भारत, हर तरफ बीजेपी का भगवा रंग दिखाई दे रहा है। जिस इलाके में बीजेपी फिलहाल कमजोर है वो दक्षिण भारत और पूर्वी भारत वाले राज्य हैं। यहीं पर बीजेपी अब सेंध लगाना चाहती है। यहाँ एयरपोर्ट से बाहर आते ही तेलंगाना की जो हवा में महसूस कर रहा हूं, ये जो मैं दृश्य देख रहा हूं, ये तपती धूप में आप लोगों का उत्साह उमंग देखता हूं। मैं इसके आधार पर कह सकता हूं कि हमारा संघर्ष रंग ला रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदलाव की हवा का जिक्र इस साल 26 मई को हैदराबाद में एयरपोर्ट के बाहर कर दिया था। साफ था कि बीजेपी ने तेलंगाना पर अपनी नजरें पहले से गड़ा रखी हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की पटकथा भी पीएम मोदी 1.25 महीने पहले ही लिख आए थे। हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के जरिए बीजेपी तेलंगाना में अभी से चुनावी बिगुल फूंकना चाहती है। हैदराबाद में मंथन के जरिए बीजेपी की दक्षिण भारत के 6 राज्यों पर नजर है। दक्षिण भारत में कुल 130 लोकसभा सीट हैं, जिसमें बीजेपी के पास फिलहाल 29 सीटें ही हैं। जहां तक सरकार की बात है तो दक्षिण के सिर्फ 2 राज्यों कर्नाटक और पुदुचेरी में ही बीजेपी की सरकार है। बीजेपी के लिए 2023 इसलिए अहम है क्योंकि कर्नाटक में अप्रैल 2023 में विधानसभा चुनाव हैं, वहीं तेलंगाना में दिसंबर 2023 में चुनाव हैं। मोदी को तेलंगाना में संभावनाएं इसलिए नजर आ रही हैं क्योंकि वहां पर 2 साल पहले हुए स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। वो एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी। 2020 में 150 सीटों वाले ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल काउंसिल के चुनाव में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति को 56, बीजेपी को 48 और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को 44 सीटें मिली थीं। ये जीत इसलिए बड़ी थी क्योंकि इससे पहले हुए 2016 के चुनाव में TRS को 99, बीजेपी को सिर्फ 4 और AIMIM को उतनी ही 44 सीटें मिली थीं। आंकड़ों से साफ है कि बीजेपी ने TRS की सीटों पर कब्जा किया था। पिछले दिनों अलग अलग चुनावों में भाजपा की जीत
इस बात का स्पष्ट संकेत है कि तेलंगाना में अब लोगों ने मन बना लिया है। तेलंगाना में अब बदलाव पक्का है। तेलंगाना में अब भाजपा तय है। लोकतंत्र का खात्मा कर रहे हैं आप, लोकतंत्र का हत्या कर रहे हैं, राज्यों के सरकार को गिराने में आप व्यस्त है। अब तक नौ सरकारें आपने गिराई है, यह आपके रिकॉर्ड में है। तेलंगाना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस हैदराबाद के निकाय चुनाव के नतीजों को देखते हुए ही नहीं, बल्कि 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को भी देखकर है। अगर तेलंगाना में लोकसभा सीटों की बात करें तो 2014 के चुनाव में कुल 17 सीटों में से टीआरएस को 11 सीटें मिली थीं, जो 2019 में घटकर 9 हो गईं। बीजेपी को 2014 में 1 सीट मिली थी, जो 2019 में बढ़कर 4 हो गई। कांग्रेस भी 2 से बढ़कर 3 पर पहुंच गई, जबकि एआईएमआईएम 1 सीट पर जीतती रही। टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस को 2014 में 1-1 सीट मिली थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में उन्हें कुछ नहीं मिला। तेलंगाना में बीजेपी के लिए रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा तेलंगाना राष्ट्र समिति के मुखिया और राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव रहे हैं, और इन्हीं को हटाने के लिए पूरा जोर लगा रही है बीजेपी। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बीच हैदराबाद की सड़कों पर लगे ये पोस्टर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि केसीआर और मोदी के बीच ही असली जंग है। केसीआर को हटाना बीजेपी के लिए मुश्किल इसलिए है क्योंकि चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लंबे समय तक आंदोलन चलाया था। एक लंबे आंदोलन के बाद तेलंगाना का एक अलग राज्य के तौर पर गठन 2 जून 2014 को हुआ था। इसीलिए जब से तेलंगाना अलग राज्य बना है, तब से यहां पर चंद्रशेखर राव की पार्टी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का ही बोलबाला रहा है। मोदी जानते हैं कि चंद्रशेखर राव एक लोकप्रिय नेता हैं, इसलिए वो केसीआर को हटाने के लिए परिवारवाद के नाम पर उन पर हमला कर रहे हैं। केसीआर के बेटे केटी रामाराव के टीआरएस में बढ़ते कद को वो परिवारवाद की श्रेणी में गिनते हैं। तेलंगाना आंदोलन इसलिए नहीं चला था कि कोई एक परिवार तेलंगाना के विकास के सपनों को लगातार कुचलता रहे। हम इतना ही कहना चाहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी, जिस प्रकार से आप विपक्षी दलों के नेताओं पे गला फाड़ फाड़ के गलत आरोप लगाते हैं, उसी प्रकार से जो संबोधित करने वाले हैदराबाद सभा को, उसमें हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये मांग आज आपसे देश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीआरएस के परिवारवाद का मुद्दा पिछले 4 साल से उठा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद तेलंगाना में टीआरएस एक बड़े जनाधार से सरकार बनाने में कामयाब रही है। 2014 में राज्य बनने के बाद यहां 2 बार विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें टीआरएस ही सबसे बड़ी पार्टी रही है। अगर चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि 119 सीटों वाली विधानसभा में 2014 में टीआरएस को 63 सीटें मिली थीं, कांग्रेस को 21, तेलुगु देशम को 15, एआईएमआईएम को 7, बीजेपी को 5 और अन्य को 8 सीटें मिली थीं। 2018 की विधानसभा चुनाव में टीआरएस और मजबूत हुई। इन चुनावों में टीआरएस को 88, कांग्रेस को 19, टीडीपी को 2, एआईएमआईएम को 7, बीजेपी को सिर्फ 1 और अन्य को भी 1 सीट मिली थी। साफ है कि बीजेपी दूर दूर तक कहीं नहीं थी। कांग्रेस ने तेलंगाना आंदोलन का फायदा उठाने के लिए 2014 में आंध्र को 2 हिस्सों में बांटा था, लेकिन उसे भी इसका फायदा कभी नहीं मिल पाया। जिस आंध्र ने यहां सत्ता में बैठने के लिए उनको मौका दिया था, उनके साथ क्या किया?
उन्होंने बहुत शर्मनाक तरीके से आंध्र प्रदेश का विभाजन किया, माइक बंद कर दिए गए, मिर्ची स्प्रे की गई, कोई डिस्कशन नहीं हुई। क्या यह तरीका ठीक था? क्या यह लोकतंत्र था? क्या अटल जी की सरकार ने भी 3 राज्य बनाए थे। राज्य बनाना हमने विरोध नहीं किया है, लेकिन तरीका क्या था? अटल जी ने 3 राज्य बनाए थे, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, लेकिन कोई तूफान नहीं आया, शांति से सारा निर्णय हुआ, सबने मिल बैठ करके निर्णय किया। आंध्र तेलंगाना के भी हो सकता था, हम तेलंगाना के विरोधी नहीं है, साथ मिलकर के किया जा सकता है, लेकिन आपका अहंकार, सत्ता का नशा, उसने देश के अंदर इस कटुता पैदा की। और आज भी तेलंगाना और आंध्र के बीच में वो कटुता के बीच तेलंगाना का भी नुकसान कर रहे हैं, आंध्र का भी नुकसान कर रहे हैं, और आपको कोई राजनीतिक फायदा नहीं हो रहा। बीजेपी के सबसे बड़े आलोचक एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी तेलंगाना की राजनीति के अहम किरदार हैं। वो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से ही सांसद हैं। बीजेपी की कोशिश है कि इस बार उन्हें भी कड़ी चुनौती दी जाए। असदुद्दीन ओवैसी विपक्ष के उन नेताओं में हैं जिनका हैदराबाद शहर में अच्छा दबदबा है। हैदराबाद की लोकसभा सीट पर 30 साल से उन्हीं की पार्टी का कब्जा है। हैदराबाद की विधानसभा और नगरपालिका में भी उनका बड़ा प्रभाव है। खास बात यह है कि अब हैदराबाद के बाहर देश के दूसरे हिस्सों में भी उनका जनाधार थोड़ा बढ़ने लगा है। हालांकि जिस तरह के ध्रुवीकरण की राजनीति ओवैसी करते हैं, उसका फायदा बीजेपी को ही होता है। कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।